अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आप कल्पना करिए कि एक ब्राह्मण स्त्री को, लड़की को मुसलमान बनाइए तो 15 लाख रुपया मिलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस वर्ग की कन्या है तो उसको मुसलमान बना दो, इस्लाम में दाखिल करा दो तो 15 लाख रुपया मिलेगा दाखिल कराने वाले को। और पिछड़े वर्ग से है तो 10 मिलेगा, और दलित वर्ग से है तो 6 से 8 लाख रुपया मिलेगा। ये रेट चल रहे हिंदुस्तान में। इससे हैरानी की कोई शौक, इससे ज्यादा शौकिंग कोई बात हो सकती है क्या? पूरा अंतर्जाल, पूरा संजाल, धर्मांतरण का एक पूरा तंत्र। ये तो भला हो उत्तर प्रदेश का सरकार का, वहां की STF और ATS का, कि छांगुर तथा ये तथाकथित जो जिंदा पीर अपने को प्रचारित कर रहा था, छांगुर बाबा, इसको पकड़कर कानून के हवाले कर दिया सरकार ने। अब राज खुल रहे हैं, परतें उधड़ रही हैं। पता लग रहा है यही मास्टरमाइंड था, पूरे देश में ऑपरेट करता था, और इसके गिरोह के लोगों के पास 45-50 खाते बैंकों के, और उनमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन, 100 करोड़ से ज्यादा का। और ये छांगुर था क्या? छांगुर बाबा कुछ समय पहले जब ये गोरख धंधा नहीं करता था, तब ये अंगूठी बेचता था घूम घूम के, नकली अंगूठी पीतल की। वहां से छलांग लगाई धर्मांतरण की तो खाते में 100 करोड़ का कारोबार हो गया। बलरामपुर में आज जो इसका इमारत ध्वस्त की है योगी के बुलडोजर ने, वो इमारत आपको पता है, उस इमारत के भीतर अस्तबल था भाई। मुगले आजम हो रहा था छांगुर, इमारत के भीतर अस्तबल, 4 बीघा में इमारत। अब पता लगा सरकारी जमीन पे बन गई थी। ये व्हाइट हाउस जो बना था बलरामपुर में, ये सरकारी जमीन पर बन गया था। उन अफसरों को भी ढूंढो जिन्होंने छांगुर बाबा को 4 बीघा कब्जा करने दिया। एक दिन में तो नहीं बनी ये कोठी। ये अच्छा है कि आज वो कोठी ध्वस्तीभूत हो गई।
अपराध के पैसे से बनी, सरकार की जमीन पर बनी इमारत ध्वस्तीभूत हो गई बुलडोजर से। लेकिन छांगुर बाबा के इस अध्याय ने बहुत सारे बड़े और तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं हमारे सामने, शासन के सामने, सत्ता के सामने और समाज के सामने भी। छांगुर और उसके कुछ बिल्कुल क्लोज जो थे चेले चापड़, वो दर्जनों बार विदेश यात्राएं किए हैं, दर्जनों बार। मिडिल ईस्ट के देशों से पैसा बरस रहा है। 1,00,000% का सवाल खड़ा होता है कि सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है और ये रोका क्यों नहीं जा पा रहा है। एक दूसरा एक विषय समाज को चिंतन करना होगा। छांगुर ने अपराध किया, जेल गया, इलाज होगा, हो रहा है इलाज और भी अच्छा होगा, क्योंकि योगी जी का सूत्र वाक्य जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाओ, जिसको जो इलाज सूट करता हो उसको वही इलाज दो, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि वो लोग कौन हैं जो भय में, लालच में, किसी भी वजह से हिंदू से मुसलमान बन रहे हैं। वो इतने कमजोर पायदान पर क्यों खड़े हैं, यह भी बड़ा प्रश्न है। छांगुर अगर एक अध्याय है इस घटना का, तो ये दूसरा अध्याय ये है। अपने सत्य पर, अपने सनातन पर, अपने हिंदुत्व पर वो अविचलित क्यों नहीं खड़े हैं, विचलन क्यों है, बड़ा सवाल है ये। और ये सवाल पूरे देश के सामने, केवल ये बलरामपुर और उत्तर प्रदेश और लखनऊ का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है, पूरे हिंदू समाज का मसला है और पूरे राष्ट्र की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का मसला है। देश की सुरक्षा का भी विषय है। अगर मिडिल ईस्ट के देशों से ऐसा पैसा बरस रहा है और जिसका काम भारत में अवैध धर्मांतरण कराने में जो पैसा खर्च हो रहा है, वो तो फिर ये नेशनल सिक्योरिटी को भी लांघता है, उसकी मर्यादा को भी। इस तरह का कारोबार, इस पर फिर देश को सोचना होगा, देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को सोचना होगा कि इस तरह का रुपया जिन भी रास्तों से आ रहा है उन रास्तों को बंद किया जाए या उन रास्तों पर निगरानी बैठाई जाए। हमारे साथियों ने इस पूरे प्रकरण पर एक रिपोर्ट तैयार की है बड़ी मेहनत से। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में कितने छांगुर बाबा और हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। क्योंकि ये बहुत छोटी बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना कृत्य ये कर रहे हैं, उम्र कैद की सजा तो इसमें है ही, और इससे बड़ी भी अगर कोई सजा हो सकती है तो वो सुनिश्चित कर देनी चाहिए। एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा के खेल का जो खुलासा हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। छांगुर बाबा हिंदू और गैर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को फंसाकर, उनको बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराता था और इसके लिए वो मोटी रकम भी देता था। यूपी एटीएस के रडार पर आया बाबा गिरफ्तार हो चुका है। इस कड़ी में बाबा के साम्राज्य पर सीएम योगी का बुलडोजर भी गरजा। छांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए हम लोगों ने 5 बुलडोज़र लगाए हुए हैं। यहाँ मौके पर पीएससी के सभी आसपास के थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी साहब सभी लोग मौजूद हैं। हटाने की कार्रवाई हो रही है, जैसा कि सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए। उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बाबा का ड्राइंग बनाया जा रहा है और भी कई लोग
सरकारी भूमियों पर अवैध तरीके से कब्जा पाया जाएगा वहाँ पर उनको हटाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन के इस खेल में अरबों की संपत्ति और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर खुलासों ने सूबे में हलचल मचा दी। बाबा के कारनामों की लिस्ट देखे तो लालच देकर हिंदू और सिखों का धर्मांतरण कराना, गैंग के 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन, खाड़ी देशों से छांगुर बाबा और सदस्यों के खातों में पैसे भेजे गए। छांगुर बाबा ने 10 साल में 40 बार इस्लामिक देशों का दौरा किया। धर्मांतरण कराने वालों को जाति के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। इस गंभीर मामले पर खुद सीएम योगी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का। छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन के लिए बकायदा रेट लिस्ट बना रखी थी। 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की लिस्ट में जातियों के हिसाब से पैसा दिया जाता था। अब इस मामले पर सियासी संग्राम भी मचा है। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने जहां फांसी की मांग की, तो वहीं बाबा के सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कर दिया कि एक और बाबा पर एक्शन हो। मैं तो कहूंगी कि ये इसको कहना चाहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अगर जमालुद्दीन की बात की जाए तो वो भी ऐसे प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं और जिनको पता है कि वो महिलाओं के लिए तो अगर कोई भी बात है या कहीं भी है तो वो उनके मकानों तक तो बुलडोजर चल जाते हैं, जो बुलडोजर से खोद के अपराधियों को निकलवा लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जमालुद्दीन जैसे लोगों को तो वो गड्ढे में भी कहीं छुपे होंगे या इनके जो गैंग में जितने भी लोग होंगे उनको खोद के निकलवा लेंगे? ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। इनको वहां से खोद के निकाल लिया जाएगा और इस गैंग का सफाया होना ही है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि ये बहुत छोटी बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना कृत्य ये कर रहे हैं तो इसके लिए तो इनको उम्र कैद की सजा तो इसमें है ही, और इससे बड़ी भी अगर कोई सजा हो सकती है तो वो सुनिश्चित कर देनी चाहिए। एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो, एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो। बहरहाल धर्म के नाम पर अधर्म के धंधे में छांगुर बाबा पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद उसके साम्राज्य पर भी बुलडोजर चल रहा है। यानी अब तो फूट गया पाप का घड़ा, एक्शन भी हो रहा है बड़ा। ऐसे में सवाल यही कि छांगुर बाबा और उसके गिरोह के पीछे कौन है? जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। मेहमानों से परिचय करा दें, अवधेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलामा काउंसिल के। मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। कितने छांगुर होंगे इस देश में, अब तो इसकी चिंता हो रही है। बताइए, अंगूठा टेक, पीतल की अंगूठी घूम घूम के बेचता आदमी, उसके खाते में 100 करोड़ से ज्यादा माल आ गया। कई दर्जन बार विदेश घूम आया। ये क्या हो रहा है अरविंद जी?
देखिए अमिताभ जी, पहले मैं ये धर्मांतरण या मतांतरण जो है इसका मैं वैचारिक पक्ष रखूंगा, फिर व्यवहारिक जो घटना घटित हुई है उस पर कमेंट करूंगा। देखिए हमारे देश में प्राचीन काल से कभी भी मजहब या धर्म के परिवर्तन की या बदले जाने की या मतांतरण की कोई व्यवस्था नहीं रही है। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की व्यवस्था रही है। भारतवर्ष में माना जाता था कि जैसे सभी नदियां विभिन्न मार्गों से होते हुए समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही अनेक मत पंथ का पालन करते हुए व्यक्ति उसी सनातन सत्य को उपलब्ध होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, इसलिए किसी का मजहब परिवर्तन कराने की कोई जरूरत नहीं होती थी। हर व्यक्ति को उसके नेचर के हिसाब मजहब चुनने की स्वतंत्रता थी। लेकिन भारत में यह व्यवस्था तब भंग हुई जब इस देश पर इस्लामिक आक्रमण हुआ और भारत को एक ऐसे विचार से इंट्रोड्यूस कराया गया। कुरान में कही हुई बात को एकात्मता के संदर्भ में जो बात कही गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको इस तरह से थोपा गया कि दुनिया में एक ही मजहब है, एक ही धर्म सत्य है, एक ही पैगंबर है, और जो नहीं मानते हैं वो काफिर है। और फिर भारत में गजवाए हिंद का खेल शुरू हुआ और मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब को होते हुए और ये जो नए आपके पकड़े गए जलालुद्दीन, उन तक जारी है। और जैसे काकरोच निकलते हैं काकरोच, वैसे आप जब कारपेट हटाएंगे तो एक नहीं अनेक निकलेंगे इसमें। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मौलाना आते हैं, जो धार्मिक गुरु आते हैं, ये कहने की जगह पर कि अपने अपने धर्मों का सब पालन करें, इनको लगता है कि इस्लाम में किसी भी विधि के द्वारा परिवर्तित करके लाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा मजहबी जो पुण्य का काम है। अभी रुकना होगा, इसके नाते मैं मौलाना साहब, मुफ्ती साहब पास चलूं। मुफ्ती साहब, मैं तो हैरान इस बात से हूं कि ब्राह्मण की बिटिया को मुसलमान बनाओ तो 15 लाख, ओबीसी की बिटिया बनाओ तो 10-11 लाख केस टू केस, और दलित की बिटिया बनाओगे मुसलमान तो 8 लाख, 6 लाख से 8 लाख। ये रेट कैसे तय हुए? एक आप लोग तो कहते हो कि इस्लाम में कोई ऊंच नीच है ना, ये तो हिंदू धर्म में है, हम लोग तो बुर्ज खलीफा हैं। नहीं, ये क्या मसला है? एक और दूसरा, एक अदद हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाए दंड फंद से, डरा के, धमका के, लालच दे के, लब जिहाद करके, तो उसके बदले में 15 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन करने वाली ताकतें कौन सी हैं और उनको क्या लाभ 15 लाख रुपया खर्च करने में? मुफ्ती साहब, इस पर थोड़ी रोशनी डाली जानी चाहिए। नहीं, मान लो एक लड़की मुसलमान और हो जाए तो उसमें 15 लाख छांगुर को क्यों कौन लोग दे रहे हैं? उनका मंसूबा क्या है? मुफ्ती साहब, देखिए, आपकी बात और राजनीतिक विशेषज्ञ की बात दो अलग अलग है और दोनों का मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। देखिए, किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये बिल्कुल गलत बात है और इसकी किसी किस्म की किसी को इजाजत नहीं है और इस्लाम ने इसकी सख्ती के साथ, इस्लाम इसको मना करता है। इस्लाम ये कहता है कि लकुम दीनुकुम। घर के बाहर, मुफ्ती साहब, घर के बाहर कोई लिख के टांग दे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता और अंदर मटन बनाए, तो फिर क्या करें उसका? इस्लाम में कुछ भी लिखा हो, छांगुर कर तो यही रहा है। नहीं, सुनिए पूरी बात सुनिए। अभी चले और रखे हुए नहीं, आज ज्यादा आप उतावले हो गए, लग रहा है कि हमारी बात सुनने के मूड में नहीं है, जबकि आपने रूप इस तरह का नहीं इस तरह का नहीं है और एंकरों का रूप तो अलग है। आप कम से कम आपकी इसलिए तारीफ की जानी चाहिए कि आप पक्ष विपक्ष दोनों की ईमानदारी से सुनते हैं। मैं कहता हूँ शंखानंद बरेली का था जिसने खुद दावा किया कि 78 से 80 मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तन करके हमने शादी कर दिया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नारा था कि 5 लाख 10 लाख देंगे अगर तुम घर वापसी करोगे। एक और लफंगा है जिसके चैनल का मालिक है, नाम नहीं लेता, उसने कहा कि 20 से 30 लाख मुस्लिम महिलाओं की हमने शादी करा। उसने रेट तय किया कि तुमको अगर मुसलमान हिंदुओं से शादी करेंगे तो तय करेंगे। अब राजनीतिक विशेषज्ञ एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि इसके पास इतना पैसा क्या, अरे जो पर्ची निकालना है उनका भी बैंक बैलेंस चेक करो। ये साधु, ये संत, सो कॉल्ड मुसलमान के धर्म गुरु, ये सब मेरी नजर में लफंगे हैं जो देश को बर्बाद करके ये कर रहे हैं। अब रहा सवाल धर्म परिवर्तन का, धर्म परिवर्तन हो रहा और पैसा आ रहा है। धर्म परिवर्तन, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार
चल रहा है यूपी में, और अगर फंडिंग हो रही है तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, हवाले के जरिए आ रहा या बैंक के जरिए आ रहा, इस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। और नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफ चेंज हो गया, हमने इस पर क्या कार्रवाई की। मैं कहता हूं कि ये देश विशाल है और इस देश को सबसे अपनी अपनी बात कहने के, अपने धर्म पर चलने की आजादी है। कोई कौन धर्म परिवर्तन करे। और राजनीतिक विशेषज्ञता झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा और इनको मैं जाहिल करार दूंगा जो गज़वे हिंद की बात करते हैं। इस्लाम में गज़वे हिंद है ही नहीं। गज़वा उसको कहते हैं जिसके अंदर नबी शामिल हो, और जब प्रॉफिट ही शामिल नहीं है, अब है नहीं वो दुनिया में, तो कैसे गज़वा होगा। तो ऐसे झूठों को जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सो कॉल्ड राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आते हैं, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। गज़वे हिंद है ही नहीं है, नहीं है। गज़वा उसको कहते हैं जिसमें रसूल शामिल हो, प्रॉफिट शामिल हो। गज़वे हिंद के मामले में ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश, लफंगा देश में ठीक है, अभी रुकना होगा मुफ्ती साहब, आप रुकना होगा। मैं आशीष भाई के पास चलूंगा, फिर आप देशी के पास। भाई मैं तो इतना जानता नहीं क्या गजबे का लफड़ा है, लेकिन पीएफआई के दफ्तरों पर जब छापे मारे थे एनआईए ने, तो उनके यहाँ इसका पूरा लिटरेचर मिला था कि भारत में गजबाए हिंद कैसे आएगा, फिर उसमें सीमेंट कैसे लगेगा, तराई कैसे होगी और मजबूत गजबाए हिंद कब तक हो जाएगा। उसमें पूरा क्रोनोलॉजी छपी थी। जो पकड़े गए थे फिर उनका सम्मान हुआ, खैर जो पकड़े गए उनका खातिर हुई, लेकिन पूरा लिखत पढ़त में था। अब वो इस्लाम से आया होगा और कहाँ से लाए होंगे? वो काशी के विद्युत परिषद से तो पूछ के लाए नहीं, बनाए नहीं होंगे लिटरेचर। वो बनाए तो उसे एक अभी मुफ्ती साहब दोबारा आएंगे। और दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने कहा कि फलाने का भी अकाउंट चेक करो, सबका अकाउंट चेक करें, लेकिन मैदान तो एक रखो। ये जो छांगुर है इसको इसलिए विशेष तौर पर इंट्रोगेट करना चाहिए क्योंकि इसको पैसा जनता नहीं दे रही कि कोई पब्लिक में डेमो कर रहा है और उसमें करोड़ों रुपया लोग लुटा रहे हैं। बोले छांगुर मेरी जान ले जाओ ना, कुछ नहीं। इसका तो मिडिल ईस्ट से आ रहा है। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा, मिडिल ईस्ट में वो लोग कौन है जो एक ब्राह्मण बच्ची को मुसलमान बनाने के 15 लाख खर्च कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं और क्यों खर्च कर रहे हैं? मुझे इसकी तुलना किसी दूसरे कथावाचक से कैसे कर देंगे? हम तो कह रहे कथावाचकों को एक एक कथा में 10-10 करोड़ रुपया आए, उसमें क्या कोई रोक लगा देगा कानून किसी को पैसा चढ़ाने पर? लेकिन ये जो छांगुड़ है ये तो कोई सा धंधा करता नहीं। 40 बार विदेश हो आया, ये राजदूत लगा है, ये राजदूत है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है कि सेमिनार में जा रहा, ये तो अनपढ़ है। इसका विदेश में कारोबार है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ है, अंगूठी बेचता था। ये विदेश में क्या करने जा रहा? भारत और मिडिल ईस्ट के रिश्तों पे बात करने जा रहा है क्या? मुफ्ती साहब मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। मसला ये, इसलिए मैंने ये विषय लाया, अन्यथा थोड़ी ना लाता। इसलिए इसका जनरलाइजेशन ठीक नहीं कि सब करते नहीं, ऐसा नहीं। कभी किसी ने रोका ही नहीं। किसी ने कहा सवाल उठाया कि जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम के पास क्या कितनी संपत्ति? किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन छांगुर पर तो उठेगा ना। इसमें छप छप गिर रहा रुपया मिडिल ईस्ट से, छप छप पेट्रो डॉलर जिसको बोलते हैं। जब मैं अवधेश पांडे के पास जाऊंगा तो सवाल उठाऊंगा कि पेट्रो डॉलर की फंडिंग बंद क्यों नहीं हो तो हुई। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, अखिलेश जी के सामने जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने कहा एक और बाबा को गिरफ्तार कर लिया। क्या हम लोग समझ रहे थे कोई विस्तृत टिप्पणी करेंगे वो, चूंकि विषय गंभीर है और वो कई बार छोटे छोटे सामाजिक विषयों पर भी लंबी टिप्पणी करते हैं। आजकल तो कर ही रहे हैं, मतलब प्रतिदिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन छांगुर के मामले में उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य बोल के बात खत्म कर दी। इसका क्या अर्थ निकालें आशीष जी? कविता जी, जो विषय है वाकई में बहुत गंभीर है, एक गंभीर विषय है। वो गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि एक व्यक्ति इतने वर्षों से इस तरीके का काम करता है और जो हमारे शासन और प्रशासन को बहुत सालों बाद पता चलता है। और उससे भी ज्यादा गंभीर विषय है कि विदेश से इतना पैसा भारत में आता है।
तो ये कैसे हो जाता है कि इतने सालों से इतना पैसा यदि ऐसे व्यक्ति के पास इस काम के लिए आ रहा था, तो देश में आतंकवाद की जो गतिविधियां होती हैं, जिन्हें हम स्लीपर सेल कहते हैं और बाकी आतंकवादी जो संगठन होते हैं, उनके लोग होते हैं, तो उन तक भी तो इस तरीके से पैसा माध्यम से आ सकता है। इस कारण से ये विषय जो है एक बहुत गंभीर विषय बन जाता है। जहां तक रहा सवाल अखिलेश जी का, उसका नहीं, मैं समझता हूँ हाँ, अगर थोड़ा और कुछ बोलते तो जरा बेहतर रहता, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्होंने क्यों ऐसा बोला ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से बाबा हैं, बहुत से, अभी जो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने तो सिर्फ एक कहा कि और किसी बाबा को भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज धर्म की आड़ में अपना व्यवसाय जो है आगे बढ़ाते हैं, या अपनी इस तरीके की गतिविधियां या अन्य गतिविधियां धर्म के नाम पे आगे बढ़ाते हैं। अभी जब जांच होगी तो बहुत से लोग ऐसे और बहुत निकलेंगे, और बहुत से बाबा ऐसे आए दिन पकड़े भी जाते हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है इस चीज पे एक ज्यादा कारगर रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता निश्चित है। जी, मैं हमेशा इस बात को टोकता हूं कि जब भी कोई बड़ी घटना घटे तो उसको सामान्य घटना बताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इशारों में भी। बहुत हैं, हजारों हैं, एक ही छांगुर नहीं, जाने कितने छांगुर हैं, और ऐसा कैसे हुआ और वैसा नहीं। आज छांगुर का विषय है तो आज छांगुर की मरम्मत होनी चाहिए। नहीं, हम इसको इससे जोड़ देंगे कि नहीं आदिकाल से छांगुर होते रहे तो विषय डाइल्यूट हो जाएगा। विषय पर टिकना भी चाहिए। अवधेश पांडे जी, छांगुर पकड़ा गया, और वो भी तब पकड़ा गया कि जब धर्मांतरण के बाद, इस्लाम का चेहरा देखने के बाद जब लोग निराश हुए और वो वापस सनातन में वापस लौटे। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हिंदुओं ने घर वापसी कराई। घर वापसी और धर्मांतरण एक तराजू पर नहीं तुल सकता मुफ्ती साहब। मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन ये चीज स्वीकार नहीं हो सकती। आप हमारे बच्चे को ले गए बहला फुसला के, हम अपने बच्चे को वापस नहीं आए तो एक साथ वो आपने किया वो अपराध है। मेरा बच्चा वापस आया ये अच्छा है, सौभाग्य है। अपराध और सौभाग्य एक तराजू पर नहीं तुल सकता। इसलिए घर वापसी अलग चीज है और ये अपराध है। अवधेश पांडे जी, तो जब वो लोग घर वापसी किए तो उन्होंने जो किस्सा कहानी बताए, उनको रहस्य खुले, फिर इस बाबा को पकड़ा गया, मामला आगे बढ़ा। अब तो 2-3 सवाल खड़े होते हैं सत्ता पक्ष से। पहला, ये करीब 4 बीघा में इसने व्हाइट हाउस बनवा दिया, उसके अंदर घोड़े भी पाल रहा है, मूंछों पे चमेली का तेल लगा घूम रहा है झांगुड़। क्या किसी को दिखता नहीं कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई? जमीन सरकार की थी। अभी मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं एक 6x8 का भी कमरा किसी सरकारी जमीन पर बना सकता हूं क्या अवधेश जी? नहीं ना। क्या ऐसा संभव है कि 10-20 साल बना रह जाए, वो बाद में कभी बवाल हो तो गिराएं? नहीं ना। ईंटा रखते ही मोटरसाइकिल पे लोग आ जाएंगे, बोलो हाँ भाई ये क्या बवाल है, आपका वारंट है, चलो जेल। बलरामपुर हांगकांग तो है नहीं, केरला मेला पता नहीं। वहां के लोगों से मैंने पूछा, वो कहते कि भाई साहब ये तो बिल्डिंग पूरे बलरामपुर में प्रसिद्ध थी, सफेद वाली बिल्डिंग। तो ऐसा कैसे हुआ? एक, सरकारी जमीन पर कब्जा करने दिया गया। एक दूसरा विषय, ये चढ़ावे का पैसा नहीं था। भारत चढ़ावे के पैसे का अभ्यस्त है। ये बैंक में आया पेट्रो डॉलर था, बैंक में। तो हिंदुस्तान में सरकार को बीच में रखे बिना, लूप में रखे बिना बैंक में विदेश से पैसा कैसे आ रहा है? एक, और अगर सरकार लूप में है तो सरकार ने ये क्यों नहीं पूछा कि इसका कारण क्या है, किस लिए पैसा आ रहा है? और जो कारण बताया जा रहा है सच में वही है, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? पांडे जी, ये कुछ सवाल है जो बुनियादी हैं। देखिए अमिताभ जी, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बेटियों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसीलिए योगी जी सब जगह कहते हैं
कि उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है। क्योंकि कैंसर का इलाज करने में थोड़ा समय लगता है और वही उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। उनका जब घर बना जमालुद्दीन साहब का, उनके ऊपर एक पूर्व मंत्री है, उनका संरक्षण भी था, वो भी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से खबरें सामने धीरे धीरे आ रही हैं। किस प्रकार से उन्होंने एक राजनीतिक संरक्षण में अपना गिरोह, अपना धंधा चमकाया, उसकी भी धीरे धीरे जांच होगी और जब सामने सच निकल करके आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। धीरे धीरे से उगता जाते हैं, ये धीरे धीरे शब्द ठीक नहीं। अब धीरे धीरे का मौका कहाँ है? अब तो 8 साल हो गए, धीरे धीरे कब तक होगा? मैं अमिताभ जी वही इशारा कर रहा हूं कि 8 साल के पहले का ही बनाया गया साम्राज्य है और अब उस पर एक गंभीर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं 7 साल पहले क्यों नहीं हुई? मैं पूछ रहा हूं 7 साल पहले क्यों नहीं हुई? मैं उसी तरफ आप इशारा कर रहा हूं कि क्योंकि 17 के पहले जिन लोगों का शासन था, अरे उन लोगों के शासन जब कर रहे हो महाराज, मेरा निवेदन अवधेश भाई, मेरा निवेदन है, मैं फिर क्लियर कर दूं, 18 में बुलडोजर क्यों नहीं चला? 17 में आ गई, साल भर रह लिए, उसके बाद बुलडोजर चला लेते। हम मान रहे कि अब आशीष चतुर्वेदी के पार्टी के एक नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने इनको झांगुड़ को बतासे खिलाए, मान लिया। क्या 18 में ये चाय वाय पी के नाश्ता वाश्ता करके बिल्कुल थोड़ा सस्ता के 18 बुलडोजर चला देते? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं वहां का डीएम, एक मिनट भाई, बलरामपुर का डीएम, बलरामपुर का मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर का प्राधिकरण के लोग ये बिल्डिंग वाला चश्मा लगाते हैं क्या? बिल्डिंग वाला चश्मा लगाते हैं क्या ये लोग? दो तरह से कार्रवाई होती है, एक गजब कर रहे हो आप, सूचना के आधार पर और दूसरा शिकायतकर्ता के आधार पर। कई बार जब शिकायतकर्ता के आधार पर कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई बहुत ही मजबूत होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कार्रवाई योगी सरकार में हो रही है कि उस कार्रवाई से जमालुद्दीन की 7 पुश्तें भी हाय तौबा करेंगी। जमालुद्दीन की 7 अभी रुकना होगा अवधेश भाई, रुकना होगा एक मिनट। मसला ये है ही नहीं कि जलालुद्दीन की 7 पुश्तें पर हाहाकार करेंगी या 700, इस बहस में नहीं जाइएगा। मसला ये भी नहीं कि योगी आदित्यनाथ का क्रेडेंशियल वो लोग देख जानते हैं। मसला जो मैंने पूछा वो ये है कि बलरामपुर के डीएम, एसपी, कप्तान और जो लोग इस तरह के सरकारी जमीन पर कब्जे के ना हो इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार से हमारे टैक्स का पैसा ले रहे हैं, क्या वो बिल्डिंग वाला चश्मा लगाते? मैंने सिर्फ इतना पूछा। 4 बीघा जमीन आप कब्जा करके दिखा दो कहीं, भाजपा प्रवक्ता होने के बाद भी आप जेल चले जाएंगे, ये कैसे कर लिया? ये पूछ रहा हूं। सवालों पर ही आ रहा हूं कि मैंने कहा कि शिकायतकर्ता के आधार पर अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो जनपद के अंदर ऐसे अनेक स्थान होंगे जहां पर कुछ इस तरह से अवैध कब्जे हो रहे होंगे। नगर निगम क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्रों में त्वरित एक्शन भी होता है। ग्राम पंचायतों के स्तर पर जो देहात के कस्बे हैं वहां ज्यादातर कार्रवाइयां शिकायत के आधार पर होती हैं। व्यवहारिक अगर इसका हम पहलू देखें, वैसे तो 1 इंच भी अगर सरकार की जमीन पर किसी का कब्जा है तो वो कब्जा नाजायज है। लेकिन आप जब शिकायत हुई है और उसके आधार पर पूरी एजेंसियां लगी हैं, एसटीएफ लगी है, ईडी लगी है, एनआईए लगी है, तो पूरी कार्रवाई और उसका पूरा सच सामने निकल करके आ रहा है। और जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव जी ने इस घटना पर टिप्पणी की है, कितनी लज्जाजनक टिप्पणी उन्होंने की है कि हिंदू लड़कियों की, सिख लड़कियों की कोई बाबा, और बाबा क्यों कहे, उसने किस चालाकी से जो मौलवी हैं, पीर हैं, फकीर हैं, उसने बाबा नाम रखा। मतलब हिंदू धर्म से संबंधित नाम रख करके अगर कोई पीर, फकीर, उलेमा का नाम रखता, और मुफ्ती साहब इस बात के लिए, जिस बात का प्रवचन मुफ्ती साहब कर रहे थे, अगर अपने धार्मिक मान्यताओं के अंदर अपने धर्म के जिम्मेदार लोगों के बीच में ये बात कहते तो ये ज्यादा बात मुफीद होती। लेकिन जिस प्रकार से आज इस घटना पर भी वो शर्मिंदा नहीं है और ना ही घटना का सार्वजनिक रूप से तीखी निंदा कर रहे हैं, बल्कि उसके बचाव में टिप्पणियां दे रहे हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों के जो मन है, ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का जो कर्म है और तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है
और जैसा हमने पहले अवधेश कहा भाई, कि अभी रुकना कैंसर होगा। के इलाज में थोड़ा समय लगता है। अब ठीक है। कीमोथेरेपी हो रही है, अवधेश भाई रेडिएशन हो रुकना रहा होगा, है, अभी और रुकना होगा, धीरे-धीरे एक अभी एक रुकना करके होगा, अभी रुकना होगा। मैं अपनी बात फिर स्पष्ट कर दूं, मेरी भी खराब आदत है, मैं खूंटा जहां गाड़ देता हूं वहीं गाड़ रखता हूं। क्या दाएं बाएं नहीं भागता, ना खुद भागता ना दूसरे को कहता भाई आप भागो। अरविंद जी आप पास आऊंगा, लेकिन एक बात फिर साफ कर दूं, गंगा में खड़े होके, अवधेश भाई गंगा में खड़े होके या त्रिवेणी में खड़े होके तुलसी पत्ता और जल हाथ में लेके भी कहें कि समय लगता है, मैं नहीं मानने को तैयार। वो कौन लोग हैं जो 4 बीघा जमीन, ये कोई 2-4 फुट जमीन थी, 4 बीघा जमीन कब्जा हो गई, ऐसा गगनचुंबी इमारत बन गई जिसमें घोड़े तक अंदर बंधे थे। और एक बात कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे, अवधेश भाई, सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए सरकार को किसी शिकायत की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक सरकार पर लागू नहीं होती। अब सुन लीजिए, आगे काम आएगा, ये तथ्यात्मक बात है। कोई किसी कोर्ट की रोक नहीं लागू होती, सरकार अपनी जमीन स्वतंत्र कराने को हमेशा स्वतंत्र है। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं कि डीएम साहब जानते तो थे, लेकिन वो सोच रहे थे गुड्डू एप्लीकेशन देंगे तो कार्रवाई करेंगे। क्या अधिकारी कभी मोटरसाइकिल से, कार से, पैदल कभी इलाके में घूमते नहीं है क्या? और अगर यही है अरविंद जी, अगर यही है कि भाई 10 साल हम उधर नहीं देखते जिधर कब्जा होता है, तो 10 साल के लिए तो बना ही ले मकान, फिर देखा जाएगा। सबको छूट दे तो फिर सबको छूट मिलनी चाहिए ना। छांगुड़ को क्यों अकेले? मेरा प्रश्न अरविंद सिंह जी आपसे ये कि ये अपराध है, पाप है, इसका इलाज होगा, ओके, लेकिन एक अध्याय और भी है इस कथा का। वो अध्याय ये है, वो कौन लोग हैं जो लालच में, गफलत में, भय से, पैसे के कारण, किसी कारण से मुसलमान बन रहे हैं। उनका क्या करेंगे, किस खाते में रखेंगे उनको? और जो इतने कमजोर पायदान पर खड़े हैं, जो शटलिंग कर रहे हैं, कभी हिंदू कभी मुसलमान, ये तो चीज ठीक नहीं है। अरविंद सिंह जी। अमिताभ जी, इसका जवाब देता हूं, और एक चीज और मैं जोड़ूंगा कि आज जो अवधेश जी के तर्क थे वो बेहद ही कमजोर थे, और मुझे लगता है अवधेश जी आप पूरी तैयारी के साथ आज नहीं आए। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो पूछा, वर्षों से धर्मांतरण चल रहा है वहां पे और वर्षों से अवैध निर्माण चल रहा है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा हमें। यदि हम सत्ता में हैं और कुछ गड़बड़ हुआ है तो जवाब देना होगा। और मुझे लगता है अमिताभ जी, इसका सही जवाब ये होगा कि देर आए दुरुस्त आए। ये स्वीकार करना होगा कि देरी हमसे हुई है, लेकिन उस देरी के बावजूद भी हम दुरुस्त आए हैं और इसका समाधान निकालेंगे, नंबर 1। दूसरा, अमिताभ जी, आपके शो में मेरे को बदतमीज और जाहिल कहा गया है, और वो कहा गया है एक आदरणीय मुफ्ती के द्वारा जो प्रेसिडेंट है उलेमा काउंसिल के। उन्होंने कहा राजनीतिक विश्लेषक जाहिल है। मुझे लगता है संवाद में विद्वता की कोई सीमा नहीं होती। मेरे से कोई तथ्यात्मक गलती, जी जी, तथ्यात्मक कोई गलती हुई है तो तर्कों के साथ उसको खारिज करिए। किसी को जाहिल कहना, गाली देना है, और मुझे लगता है मुफ्ती के नाम पे भी धब्बा है और उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट के नाम पे भी धब्बा है। और इनको मैं चाहूं तो कुछ कह सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कहूंगा कि एक काउंसिल के चेयरमैन है। इनका अपमान पूरे काउंसिल का अपमान हो जाता है। मेरा धर्म, मेरा मजहब और मेरा संस्कार सिखाता है कि अपनी बात रखी जाए, किसी को गाली न दिया जाए, नंबर 1। दूसरा चीज मैं कहूंगा, संतों के बारे में इन्होंने कहा है कि जो हिंदू संत पर्चियां निकालते हैं वो भी अपराधी और दोषी हैं। मुफ्ती साहब, पर्ची तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी निकालते थे, उन्होंने राम सलाका लिख रखा है। भारत के परंपराओं को पढ़िए, उसमें आदमी उंगली रखता है और प्रश्नों का जवाब उसमें लेता है। जब तक कानून का कोई उल्लंघन नहीं करता है और किसी मत मजहब को जबरदस्ती धर्मांतरित नहीं करता है, उसको आप गाली नहीं दे सकते हैं, दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करना चाहिए। इन्होंने कहा कि भारत में कभी गजवाए हिंद नहीं हुआ है। लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसको आपको देखना चाहिए। भारत की एजेंसियों ने स्वीकारा है कि गजवाए हिंद चल रहा है। किसने किसने चला है?
पीएफआई के खिलाफ केस है, उसको बैन किया गया है। उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के खिलाफ केस है, उसको बंद किया गया है। जाकिर हुसैन गजवाए हिंद के आरोप में भारत से फरार है। अंसार गजवाए तुल हिंद कश्मीर का संगठन है, भारत की एजेंसियां कहती हैं भारत वर्ष में वो गजवाए हिंद फैलाता है। आईएसआई का भारतीय शाखा गजवाए हिंद में लगा हुआ है। मैंने कहा मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक, और इस समय जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पकड़ा गया उस तक, भारत में एक व्यापक षड्यंत्र के तहत गजवाए हिंद जारी रहा है। ये हकीकत है। और मेरे जैसा कोई व्यक्ति बात करता है तो साक्ष्यों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे कहता है, आपके जैसे गाली गलौज की भाषा में नहीं कहता है। आपके पास यदि तथ्य हो, प्रमाण हो तो काटिएगा, केवल शब्दों से ठीक है अरविंद भाई, बिल्कुल ठीक बात है। मैं मुफ्ती साहब के पास आऊंगा, लेकिन एक बात और जोड़ूं जो अरविंद जी ने शुरुआत में बात कही, उसमें एक बात जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ये आदर्श बात होती है कि देर आए दुरुस्त आए, ये भी, लेकिन मेरे लिए आदर्श बात ये होती, अवधेश भाई आप भी इस पर गौर करिएगा, मैं अगर इस आदर्श परिस्थिति का निर्माण करता अरविंद जी, तो मैं इसकी इमारत गिराता, अगर मैं 11 बजे इमारत गिराना शुरू करता तो 10:55 पर 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ हूं। मैं ये इस तरह के कॉस्मेटिक कामों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मुझे ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं। नाक उठा दी थोड़ी, नाक कान गिरा दिया, ये नहीं। ओपन हार्ट सर्जरी यहां से खुले और पांव तक। कोई तो अधिकारी रहे होंगे दोषी, जिनका जिम्मा होगा कि सरकार की जमीन सुरक्षित रहे, वो जेल जाते और छांगुड़ जेल जाता एक साथ, तो मजा आता। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा टाइप का मामला हो जाता, अगर ऐसा होता। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आ रहा मुफ्ती साहब, नोएडा में 2 ट्विन टावर गिराए गए थे अवधेश भाई, उनको गिराने में 6 करोड़ लगे सरकार के। क्या विदेश से आए थे जो तकनीकी वाले, कहा गया इनको जिन्होंने पास किया है पूरी की पूरी अधिकारियों की टोली नप जाएगी। क्या चेयरमैन से लेके और चपरासी तक उस कालखंड के। क्या 10-20 लोग जेल गए? मेरी जानकारी है नहीं। क्यों? इमारत गिरा दी एक बात है, इमारत जिनने बनवाई बनने दी वो जेल क्यों नहीं गए? और जेल जाने की प्रक्रिया धीमी नहीं होनी चाहिए ना, खटाखट फटाफट होना चाहिए। क्या बाद में अदालत है, अदालत देखेगी। खैर मुफ्ती साहब, अरविंद सिंह जी ने से पर आपने जो कहा, उन्होंने उसका तथ्यों के साथ उत्तर दिया। भारत के कई हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमे हैं जिनमें मूल बात ही ये है कि ये आतंकी संगठन, ये इस्लामिक संगठन गजवाए हिंद को प्रोपोगेट कर रहा है, उसी के लिए मुकदमा है, उसी के लिए बैन किया है। सरकार ने जब बैन किया तो जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें स्पेसिफिकली गजवाए हिंद का जिक्र किया। मुफ्ती साहब देखिए, हमारे ये राजनीतिक विश्लेषक, अगर हो सकता है कि मेरी कोई सख्त बात हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं, और डिबेट के अंदर तथ्यों की बात रखनी चाहिए, ये बात सही है। मगर ये तथ्यों की बात खुद नहीं रख पाए। ये कहते हैं कि इस्लाम किसी को बर्दाश्त नहीं करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को काफिर कहा जाता है, जबकि काफिर का जो गलत संदर्भ में पेश किया गया है। देखिए, मुझको मिसकोट मत करिए। मैंने कहा जो एकात्मता के संदर्भ में कुरान के अंदर बात कही गई है, उसको भारत में गलत संदर्भ में पेश किया गया और इस तरह से दिखाया गया कि केवल हम ही सही हैं और बाकी गलत है, और ये कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया है। मैंने कभी स्पष्ट कर दूं, पूरे समुदाय को नहीं कहा है। तो जो भी आपको खंडन करना है ध्यान से सुनिए और फिर उसका जवाब दीजिए। जी मुफ्ती साहब, सुनिए। हाँ, गजवाए हिंद का जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, जिससे मुतासिर होकर के लोग एक बात कह रहे हैं। इस्लाम में कोई ऐसी हदीस नहीं, सुनन नसाई, बुखारी, मुस्लिम जितनी हदीसें हैं, मैंने इस्लामी लॉ से पीएचडी किया है, ऐसी कोई हदीस नहीं। एक बात रहा सवाल धर्मांतरण का, वक्त एशिया से सूफी आए, यहीं आए, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया या धर्म बदला है, उन्होंने लालच और लोभ में नहीं बदला है। ये इंसानियत, प्यार, मोहब्बत,
भाईचारे में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। मैं कहता हूं कि आज सरकारी जमीन पर उसने इतना बड़ा खड़ा कर लिया, अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। और 11 साल से मोदी की सरकार है, 8 साल से योगी जी की सरकार है। विदेशों से जो पैसा आता है बैंक के जरिए आता है, अगर इंटेलिजेंस को भी पता नहीं तो मुझे लगता है कितने आतंकवादियों के पैसे इस देश में आ रहे हैं। ये सवाल सरकार से खड़ा पूछना है। 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जी, जो प्रधानमंत्री तो नहीं थे मगर प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने अपना चेहरा बना लिया था, उन्होंने क्या कहा था कि भारत में कहीं बर्बादी नहीं, कहीं तबाही नहीं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पास देश की बर्बादी की जिम्मेदारी है। तो क्या वो जवाब देंगे कि भारत से क्यों पैसा आ रहा? मैं कहता हूं कि धर्मांतरण, अभी हमारे अग्निहोत्री जी ने बहुसंख्यक के सपोर्ट में एक बात कह दिया कि घर वापसी जुर्म नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि बहुसंख्यक को अब मुसलमानों को लोभ करके, मुसलमानों को लालच करके, उनकी बच्चियों को लालच करके धर्मांतरण करे। एक चकानंद है जो बरेली में, जिसने दावा किया कि मैंने 78 मुस्लिम लड़कियों की शादी करा दी हिंदुओं से, तो क्या उसके घर को बिल्डोजर चला? क्या उस पर कार्रवाई हुई? ठीक है मुफ्ती मैं साहब, कहता हूं, चैनल का मालिक रात दिन धड़ल्ले से जंतर मंतर पर आके कहता है कि 20 से 25 लाख मुस्लिम बच्चियों की हमने शादी कराई, तो क्या ये जुर्म नहीं, अपराध नहीं? मैं कहता हूं कि वो कौन सा बाबा है, कौन सा लफंगा है, अरे उसको फांसी पर लटका दो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी आतंकवादियों का सपोर्ट करना? मगर इस्लाम के नाम पर अगर कोई आतंकवादी है तो इस्लाम को दोषी ठहराना गलत। जैसा कि उड़ीसा के अंदर बजरंग दल वालों ने एक ईसाई को जिंदा जला दिया था, तो क्या बजरंग बली का नाम लिया जाएगा? या किसी ने कोई गलत काम किया है तो क्या उसके धर्म का नाम लिया जाएगा? ठीक है इस्लाम ने कभी नहीं कहा ठीक है, कि बिल्कुल किसी ठीक का है, धर्म परिवर्तन करो। जी ठीक बात है। किसी ने नहीं कहा और कोई समझदार आदमी कहेगा भी नहीं कि इस समूचा इस्लाम या समूचा हिंदुत्व इस धारा में जा रहा है, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन छांगुर जलालुद्दीन है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, और छांगुर जलालुद्दीन है इसलिए उसको बरी कर दे, ये भी संभव नहीं। दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने कहा कि बहुसंख्यकों को वॉकओवर दे दिया अमिताभ जी ने, नहीं। मैंने कहा मेरे घर की बहू बेटी लड़का बच्चा आप फुसला के ले गए, डरा के। औरंगजेब था तो तलवार दिखा के ले गए, कुंटलों में जनेऊ तौलते थे क्या? या तो कुरान पर हाथ रखो और नहीं तो 6 इंच छोटा, सर तन से जुदा, यही ना था? मुफ्ती साहब आप छोड़ दो, आपका क्या लेना देना औरंगजेब से? क्या उसके साथ खड़े हो रहे हो? इन सब चक्करों में ना पड़ो आप। औरंगजेब के सामने मैं वही कह रहा हूं, गुजर गया। आप शफीकुर रहमान फर्क तो नहीं हो जो ये कहो कि मैं बाबर हूं। वो कहते थे मैं भारतीय भी नहीं, बोले क्या हो चाचा? बोले मैं बाबरी हूं। ले अब उनका क्या करें? जियाउर रहमान के बाबा। खैर, मैं फिर उसी बात को कहता हूं कि हमारे घर से जो सामान चुरा ले गए आप, जो लोगों को चुरा ले गए जोर से, जबरदस्ती से, भय से, लालच से, वो जाके जब उन्होंने वहां देखा तो उनको समझ आया, चैतन्यता आई कि गलत जगह आ गए। तो हमारा फर्ज है कि हम दरवाजा खोलकर, बाहें खोलकर उनका स्वागत करें और उनको वापस लाएं। बात कड़वी है लेकिन कहूंगा जरूर। मेरी बात से आशीष चतुर्वेदी भी सहमत हो गया, पूरा पैनल सहमत होगा, देश भी सहमत होगा। भारत का मूल धर्म कौन सा है? क्या इस्लाम है? नहीं। क्या क्रिश्चियनिटी है? नहीं। क्या बौद्ध है? नहीं। क्या जैन है? नहीं। भारत का मेरुदंड क्या है? मेरुदंड क्या है भारत का? सनातन भारत का मेरुदंड है। कोई इससे इनकार कर सकता है क्या? घर वापसी स्वागत योग्य है मुफ्ती साहब, लेकिन ये छल प्रपंच करके धर्मांतरण कराना ये अपराध है। आशीष जी, मसला वही, इतने इतने वर्ष तक अवैध निर्माण होता रहता है और बाद में जब कोई घटना घटती है तो कह दिया जाता है भाई होगा, धीरे धीरे होगा, देखेंगे, समझेंगे, कागज बनेगा, सब मामला है। तो जनता को बड़ा अनॉयड, जनता बड़ी अनॉयड होती है। नहीं, हम मान लेते हैं कि आपकी सरकार के समय में ये छांगुड़ बाबा परवान चढ़ा, उस वक्त भी डीएमएसपी काम कर रहे होंगे? नहीं। ये क्या सिस्टम क्या है भाई आशीष जी?
विचारणीय है अमिताभ जी कि कैसे इतने बड़े स्तर पे एक व्यक्ति जो है सरकारी जमीन पे कब्जा करता है, और जैसा आपने खुद जिक्र किया कि उसका जो मकान था वो सफेद बंगले के नाम से बहुत ज्यादा फेमस था, तो पूरे शहर में ही लोगों को पता होगा कि इस तरीके का एक टेम्पू बंगला वाले है। तक जानते थे, टेम्पू वाले तक जानते थे, इतना बोलो सफेद बंगला जाना है, वो झांगुड़ के यहाँ छोड़ देते थे, झांगुड़ के यहाँ टेम्पू वाले तक जानते थे। फिर डीएम नहीं जानते हैं, कलेक्टर कब्जा और तहसीलदार नहीं जानते हैं, मैं कैसे मान लूं? यही बात है। अब सवाल यही आता है कि आज डिबेट खत्म होगी, झांगुर पे कार्रवाई होगी, लेकिन उन अधिकारियों का क्या? ये जैसे आप अवैध निर्माण कभी देखते हो कि फलाने बिल्डर ने जो है, अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो पता चलता है कि अवैध थी, अब इस बिल्डर पे कार्रवाई करो और इसको पकड़ो और इसका घर गिराओ और ये करो। लेकिन उन अधिकारियों का क्या जो लोग कुछ पैसा लेकर के ऐसी चीजों को बनने देते हैं? ऐसा नहीं होता कि इनको जानकारी नहीं होती है, कभी भी सवाल ही नहीं उठता है इतनी बड़ी चीज बन जाए और जानकारी ना हो, लेकिन इन पे कार्रवाई कभी नहीं होती। आप देख लीजिए, कभी भी कोई प्राधिकरण होता है उस पे कभी कार्रवाई नहीं होती। अरे उसी के नाक के नीचे तो ये होता है ना। जब भी आप कहते हो ये अवैध निर्माण हो गया, बिल्डिंग बन गई, नक्शा पास नहीं था, बिल्डर पे तो कार्रवाई हो जाती है कभी ना कभी बाद में, जब वो भी घटना घट जाती है, कोई वो गिर जाए, कुछ हो जाए, धमाका हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन उन अधिकारियों पे जिन पे इस चीज की जिम्मेदारी थी रोकने की, उन पे तो कभी कार्रवाई नहीं होती। हमने तो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं सुना कि डीएम पे इस बात के लिए कार्रवाई हो रही हो या एसपी पे इस बात के लिए कार्रवाई हो रही हो कि तुम कर क्या रहे थे जब ये हुआ। ये कभी नहीं होता है, और यही बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लापरवाही या जानबूझ के जो ये लोग इस चीज में पैसा लेकर के ये चीजें करते हैं, ये हमारे देश में इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मेरे शासनकाल में या मेरी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यहाँ कुछ गलत ना हो, उससे कभी नहीं पूछा जाता है। ये हमारे देश का प्रचलन ही नहीं है कि इनसे पूछा जाए, ये है ही नहीं अमिताभ जी, तो पूछेगा कोई क्यों इन लोगों से? यही पीड़ा है जी। अवधेश पांडे जी, मैंने जी धर्मांतरण वाली बात आ रही है, इसमें हमें यह भी सोचना है कि पैसों के लिए लोग अपना धर्म बदल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो गरीबी से इतने ज्यादा प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उस अवस्था में हैं कि वो अपने जो पुरखों का चला आ रहा एक धर्म है उसको सिर्फ इसलिए बदलने के लिए तैयार हैं कि उनको कुछ पैसे मिल जाए। तो गरीबी में हम कहीं ना कहीं, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण इसके लिए है, बहलाने फुसलाने से नहीं हो रहा है। अगर वो 15 लाख नहीं दे रहा होता तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते। सिर्फ पैसा भी एक बहुत बड़ी कारण है इसका कि जो गरीबी है हमारे देश में जो ये बढ़ रही है, और लोग इसी लालच में, कई बार आपने देखा होगा कि जो सामान्य वर्ग से आते हैं वो बैकवर्ड या एससी बनने का सर्टिफिकेट बनवाने लगते हैं नौकरी के लिए। ये मजबूरी में इंसान कर रहा है साहब, तो इस पे भी गौर करिए, ये भी बहुत एक अहम विषय है। इसमें अवधेश भाई आपका सर, इसमें आशीष जी एक विषय ये है कि ये 15 लाख 17 लाख 8 लाख का जो रेट था ना, ये बच्चियों को या धर्मांतरण करने वालों के लिए नहीं था, ये चांगुड़ को इसको मिलता था, जलालुद्दीन को, कि बेटा इससे तुम रसमलाई खाना और मौज लेना। ये अपना एक्सेल शीट भेजता था कि 4 ब्राह्मण 2 ओबीसी और 3 दलित बनाई, टोटल हो गया 1,62,00,000। तब तो 100 करोड़ इसके पास आया। खेल ये है मेरे भाई। और मैं तो सुनता हूं, ये मौलाना मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि सच्चर कमेटी से लेके और जितनी कमेटियां भारत में बनी, आशीष भाई आप भी सहमत होंगे, अवधेश जी आप भी, वो सब कहती हैं कि मुसलमान तो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतना गरीब है। ये एक लड़की को मुस्लिम बनाने के लिए जो बनाने में मुख्य भूमिका अदा करेगा, उसको 15 लाख देने की हैसियत कैसे आ गई? नहीं, एक तरफ कह रहे हो रोटी खाने को पैसा नहीं, और दूसरी तरफ 100 करोड़ का खेला भी हो रहा। इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। अवधेश पांडे जी, प्रश्न वही है, मैंने नोएडा का भी उदाहरण दिया। नोएडा में ट्विन टावर गिरे, कई साल बीत गए, क्या अब ये बात तो अंधा भी जानता है और बहरा भी जानता है कि बिल्डर ने तो अपने आप बना नहीं लिया। नोएडा में आप एक ईंट नहीं रख सकते बिना अथॉरिटी के, क्या एक ईंट नहीं रख सकते, आप कितने तुर्रम खाओ, क्या चिड़िया बनेगी और 10 चिड़िया बनती है एक कागज में। वो लोग विलुप्त हो गए, पकड़ में नहीं आए, या
नौकरी कर रहे हैं कुछ और कुछ रिटायर होकर पेंशन ले रहे हैं और हॉलैंड और स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं। अवधेश जी, इसमें तो शिकायत की जरूरत नहीं थी। जिस दिन बिटवीन टावर गिरा या जिस दिन छांगुड़ का महल गिर रहा है, उस दिन 4 तहसीलदार, 1-2 एसडीएम और एक उस समय का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सस्पेंड क्यों नहीं हो सकते? किसी की तो जिम्मेदारी होगी कि जमीन कब्जा नहीं हो। छोड़िए छांगुड़ ने क्या किया, अपराध वो छोड़िए, जमीन कब्जा नहीं हो सरकार की, इसकी जिम्मेदारी है किसी की या नहीं अवधेश पांडे जी? और अगर है तो वो जेल क्यों नहीं जाएगा? देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल है, और जांच हो रही है, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे सब पर गंभीर कार्रवाई होगी। आप 1 मिनट देंगे तो मैं इस बात को ठीक से समझा पाऊंगा। 2017 भैया अवधेश बाबू, मैंने कहा 2 साल पहले नोएडा में ट्विन टावर गिरा था, उसकी जांच अभी कहां पहुंची हमको बताओ, कौन से स्टेशन पर रुकी? मैं अमिताभ जी 1 मिनट, मैं झांगुर बाबा के प्रकरण की 1 मिनट बता दूं, फिर उस पर मैं आ रहा हूं। जी जी। 2017 और 18 के बीच में पहली बार शिकायत हुई कि गांव में इस प्रकार का अवैध निर्माण हो रहा है। ये शिकायत पटवारी से हुई। पटवारी ने जब इसको चेक किया तो कागज पर ये धार्मिक स्थल लिखा हुआ था और नजूल के पट्टे दिखाए गए और पंचायत का वहां पर कुछ लोगों का बयान दिखाया गया। वो मामला फिर आगे गया जब तहसील की अदालत में, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, तो 2021 से लेकर 22 तक एक कानूनी पेचीदगी में जाता रहा है मामला, और 2022 में ये मामला एसडीएम के पास पहुंचा, और तब जाकर इस तथ्यों की ठीक से जांच पड़ताल हुई कि वो कभी तहसीलदार के स्तर पर स्टे ले आता था, कभी फर्जी कागजात दिखाता था, कभी नजूल के फर्जी पट्टे दिखाता था। और 2022 के बाद जब 2024 में एटीएस ने कार्रवाई शुरू की, तब जाकर के इस मामले में तेजी से कार्रवाई आई। चूंकि आप भी व्यवहारिक बातें करते हैं और इसलिए आप सर्वाधिक सुने जाते हैं। तो जो ये तहसील से लेकर के पटवारी से लेकर एसडीएम तक की जो प्रक्रिया होती है, ये शुरू 2017 में हुई। उसके पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो झांगुर बाबा के खिलाफ एक एप्लीकेशन भी दे देता। चूंकि जो 2012 से 2017 के बीच की सरकार चल रही थी, उस सरकार में उसने जो मंत्रियों से अपनी नजदीकी बना रखी थी, उसका पूरा ध्वंस उस उतरौला के क्षेत्र में हो गया था। जब 2024 में एटीएस ने कार्रवाई शुरू की और तब जिला न्यायालय पर जाकर के मामला हुआ, और तब जाकर के ये बुलडोजर एक्शन से लेकर आज जितनी आप कार्रवाई है उसको देख रहे हैं। कुछ राजस्व के मामलों की पेचीदगी होती है, कुछ नीचे के अदालतों का स्थगन आदेश भी होता है। इसकी वजह से भी कभी-कभी प्रशासनिक कार्रवाई है उसमें विलंब होता है। ठीक है, मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर यही व्यवस्था है तो इस व्यवस्था को तत्काल बदला जाना चाहिए, तत्काल। जिधर सिराना है उधर पैताना करो, ये नहीं चल सकता। 17 से 22 तक तहसीलदार सुप्रीम कोर्ट हो गया, क्या तमाशा है? 5 वर्ष तहसीलदार घुमाता रहा जमीन को। जितने तहसीलदार हैं उन सबको जेल भेजो। बात ऐसे कही जाएगी न्यायालय का हस्तक्षेप। अरे पटवारी भी न्यायालय है, तहसीलदार भी न्यायालय है, सिटी मजिस्ट्रेट भी न्यायालय है। 10 साल घुमा रहे फाइल। ऐसे काम नहीं चलेगा मित्र। और अवधेश जी, एक बात कहूंगा, मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में जितने मामले आते हैं उसमें 70% अकेले जमीन के होते हैं। ये क्या कर रहे हैं पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम क्या कर रहे हैं? कहा जाता पेचीदा मामला है। यार आंखों से दिखती हुई चीज को कैसे निगल लेते हो? तहसीलदार वहीं बैठता होगा ना बलरामपुर में। ऐसा तो नहीं कि बलरामपुर का तहसीलदार शंघाई में बैठ रहा है। तहसीलदार वहीं बैठता होगा ना, मोटरसाइकिल जाके देख नहीं सकता कि जमीन कहां है। मुझे यह तर्क स्वीकार नहीं, और मुझे लगता है जनता को भी नहीं स्वीकार होंगे। जनता करे तो करे क्या कि कोई ये बताए कि 5 साल तहसीलदार के सामने मुकदमा रहा। कोई स्वीकार नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। ऐसे सारे तहसीलदार जेल भेज देने चाहिए बिना किसी अतिरिक्त प्रपंच के कि नहीं अब फिर नई जांच शुरू होगी। ना बाबा रे बाबा, ये देश जांचों से परेशान है अवधेश भाई। क्या ये देश जांचों से परेशान है? आप समझ रहे ना? ऐसी जांचें गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो। इस वक्त गंगा जी खूब
विस्तृत रूप है उनका, ये जांचे स्वीकारने। और दूसरी बात मैं कहूंगा, इस बात एक जांगुड़ पकड़ा गया, झांगुड़ चलो जेल गया, बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे। अमिताभ यश और उनकी टीम ने अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न अनुत्तरित है। जो लोग विदेश से पैसा मंगाते हैं वो जानते हैं, ये विदेश भेजते हैं, कोई बच्चा पढ़ रहा किसी कारण से, वो जानते हैं न पैसा गुपचुप जा सकता है न पैसा गुपचुप आ सकता है। ऐसा नहीं है कि दुबई से किसी ने पत्थर में रुपया बांध के इधर फेंक दिया, ना ना, पैसा खातों में आया है। क्या विदेश से आने वाले, मुझे मालूम है, मैंने विदेश पैसा भेजा है। मेरा एक बच्चा पढ़ा था कुछ समय विदेश में। आशीष भाई, पैसा भेजने में बड़ी भारी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था। क्या सब मार बवाल रहता था उसमें, ऐसा नहीं कि ऐसे भेज दिया यूको बैंक से स्टेट बैंक, ना जी ना। ये 100 करोड़ रुपया आया, क्यों आया और किस लिए आ रहा है, कैसे भेजा जा रहा है, और जिसका एंड यूजर जो है वो इस पैसे का क्या कर रहा है, क्या इस पर निगाह नहीं रखनी चाहिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को? वित्तीय मामलों के लिए, अरविंद जी जानते होंगे, वित्तीय मामलों के लिए अलग से इंटेलिजेंस एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों पर ही निगाह रखती है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, ऐसे मामलों को संजीदगी से लें, एक। और दूसरी बात मैं कहूंगा अवधेश भाई से, अवधेश भाई ऐसा करा दीजिए, प्रदेश और देश दोनों जय जय करेंगे। अभी प्रदेश की बात कर लें, आखिरी बात, इस बात को ऊपर उठाइए। 6 महीने ले लीजिए, क्या सारे पटवारी तहसीलदार एसडीएम लगा दीजिए, 6 महीने बाद कोई छांगुड़ बाबा नहीं निकलना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि इसने अवैध जमीन कब्जा कर ली। 6 महीने ठीक है, उसके बाद एफिडेविट दे देंगे मुख्य सचिव कि अब कहीं भी अवैध निर्माण नहीं है, अवैध कब्जा नहीं। अवधेश जी, हो जाए एक बार, क्या हो जाए एक बार, अवैध निर्माण से 2-2 हाथ, अजूल नजूल कोई कब्जा नहीं कहीं, इसका एफिडेविट दे सकते हैं फिर तो नहीं। उसके बाद अगर निकला फिर कोई जांगुड़, तब तो फिर अधिकारी को जेल भेजना होगा अवधेश भाई, नहीं तब तो जेल भेजना होगा ना। जेल से इतना परहेज क्यों? आजादी में लोग जेल गए, जेल भेजने में संकोच नहीं होना चाहिए। मुंह देखते रहेंगे तो यही स्थिति बनेगी जो बन रही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं उदारवाद है अरविंद जी, तो फिर गरीबों को भी अनुमति दे दो। वो 4 बीघा न सही, वो आधे बीघा कब्जा करके अपना कुछ मकान दुकान बना लेंगे, इसमें क्या समस्या है? या तो यही नियम हो जाए कि भाई सरकारी जमीन सबकी है, जिसको जहां मिले अपना बना लो। और अगर ऐसा नहीं तो निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।